वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी जो सेंतास माहिदा है उसको भारत की तरफ से यकतरफा तौर पर जो है सस्पेंड किया गया, जिसके बाद जो है हालात कशीदा होते होते जंग की सूरत हाल पैदा हो गई और हमने देखा कि किस तरह भारत ने जो हम पर जंग मुसल्लत की थी, हमने उसका जो है जवाब किस तरीके से दिया। ताहम इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो आज भी उसी तरह मौजूद है। मसला इसको जो है हम इसी पे बात करेंगे। डितू साहब, ये जो पाकिस्तान को इंडस वाटर मुआहदा जो है इसको अमन जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, हमने देखा DGMOs की हमने बात की पहले कि उनका रब्ता हुआ, शायद उसी के ज़रिए जो है दीगर ममालिक जो सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं, जैसे अमेरिका ने सीज़ फायर कराया वो बीच में पड़ते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्वीट भी हमने देखी, एक और ट्वीट आई कि जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर की बात की। तो क्या इंडस वाटर ट्रीटी को भी इन मुआहदे इस अमन मुज़ाकरात से जोड़ा जाएगा, उसको भी शामिल किया जाएगा इसमें? देखें, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो आने वाले दिनों में मुज़ाकरात होने हैं उसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह होंगी जिसको बिल्कुल बुनियादी अहमियत हासिल है, बाकी चीज़ें उसके साथ ऐड होंगी। उसमें नंबर 1 पर है जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसकी बहाली। ये बिल्कुल 100% 100% बहाल होगा अपनी रूह के मुताबिक। दूसरी, भारत की जानब से इसमें जो जहाँ जहाँ पर पहले बेईमानी करते रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसकी खिलाफवर्जी करते थे, फिर हम जब शिकायत करते थे फिर वापस बहाल करते थे, फिर बेईमानी करते थे, इसकी भी गारंटी ली जाएगी। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें डिस्कस होनी है वो होनी है ख़ास तौर पे जो दहशत गर्दी के मराकज़ हैं, दहशत गर्दी की जो ये छोटे छोटे हेड आउट्स हैं, इस पे अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि शायद हमारे लोगों को इसका इतना ज़्यादा वो नहीं होगा जो आवाम है, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी ज़राए हैं या जो भारत के मौजूद लोग हैं उन सबको पता है कि जो टेरर हेड आउट्स हैं उसकी पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान में मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस वक्त जो तनाव की सूरत हाल है, उसके अलावा पाकिस्तान के जो बड़े दुश्मन हैं जिसमें आप TTP को कह लें, इसके अलावा कई और हेड आउट्स हैं, BLA है और इस तरह के बहुत सारे हैं जिनको भारत की सरजमीन पे ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। अब वो सारे के सारे इस तरह के हेड आउट्स हैं जिनको आप कहीं पे भी ख़रीद कर तो किसी के भी ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भारत की सरजमीन पे इसके अलावा जो दूसरा पहलू है वो है, जिस तरह मोदी की जब सरकार आई तो उन्होंने पूरी तरह से वहाँ पर RSS का एजेंडा नाफिज कर दिया है। अब RSS के एजेंडे के ख़िलाफ़ जितने भी लोग हैं, जैसे सिख कम्युनिटी, अब सिख कम्युनिटी पूरी तरह से RSS का जो एजेंडा है उसको रद्द करती है। उसके अलावा वहाँ पे दलित हैं, वो RSS का जो एजेंडा है उसको रद्द करते हैं। इसके अलावा उनकी मुख्तलिफ छोटी बड़ी रियासतें हैं जहाँ पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। अब वो सारे के सारे कहीं ना कहीं मौका तलाश करते हैं कि इस तरह की कोई कार्रवाई करें। अब इसमें जो दहशतगर्दी के हवाले से मामलात हैं उस पर बड़ी तफसील से बात होनी है, क्योंकि उसमें हमें आज भी यकीन है पूरे का पूरा कि भारत में पहलगाम वाक़े में होने वाली जो दहशत गर्दी है इसमें मोदी का हाथ है। अगर मोदी का हाथ नहीं है तो भारत में बैठे हुए किसी न किसी हेड आउट्स का हाथ है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का मुखालिफ है, लेकिन उसको मोदी की शक्ल अच्छी नहीं लगती। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जितना हमने इस सारे स्टडीज़ की हैं, इतना अरसा डिफेंस रिपोर्टिंग के दौरान हमने जो वार एंड टेरर के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन से उनको स्टडी किया है, तो इसमें मेरी फीलिंग्स तो 100% दुरुस्त इसके हवाले से हैं कि भारत के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें 95% प्रॉब्लम की वजह मोदी बजाते खुद है। उसके अलावा जो बाकी 5% की वजह है वो भारत के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की अपनी अपनी आज़ादी की तहरीकें, मुख्तलिफ़ चीज़ें वो हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 100% बहाल होगी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो मोदी के लिए इसलिए भी मुश्किलात का शिकार हो गई कि अब ये सारे का सारा मामला जो कश्मीर का इशू है जिसको मोदी ने अपने तौर पर ही अपनी तरफ करके अब उसके ऊपर कलमा पढ़ लिया था, तो मोदी को अब उसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। और भारत में जो सबसे ज़्यादा मुखालफत हो रही है इस वक्त मोदी की वो यही है कि भारत ने आज तक ये कोशिश की थी कि इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस सारे मामले पे बातचीत होगी। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप ने बात की और ट्रंप के जो अपने इंटरेस्ट हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो जाहिर है कि हर दुनिया की जो बड़ी ताकत है वो अपने उसको मॉनिटर करती है, अपने उसको वॉच करती है। तो गुज़िश्ता रात की अगर हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता रात
ट्रंप और चाइना के दरमियान आपको पता है एक बहुत बड़ा डेडलॉक था, लेकिन रात को ही उनके दरमियान एक ट्रेड मुआहदा हो चुका है, लिहाजा आगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और दूसरी बात मैं आपको उस दिन भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर मुआहदे के लिए दरमियान में लोग आए हैं उसमें एक अमेरिका नहीं है, उसमें सऊदी अरब भी है, तुर्की भी है, ईरान भी है, आज़रबाईजान भी है। तो ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी बात का भी मान रखना है, भारत के लिए वो बहुत बड़े हैं, भारत का वो माई बाप है। सीज फायर की दरख्वास्त हमसे की गई थी और हमने उस दरख्वास्त को माना था। भारत को तो जो है वो तो डर के सीज फायर कर गया, तो जाहिर है हमारी बात का भी वो मान रखेंगे जो दीगर ममालिक हमारे दोस्त। अमेरिका ने पाकिस्तान से बात करने से पहले तुर्की से बात की थी, सऊदी अरब से बात की थी और उनको दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान आपका एक बहुत बिरादर मुल्क है और पाकिस्तान आपकी बात को रद्द नहीं करता, तो आप पाकिस्तान से हमारे मामले में सिफारिश करें। सही, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया डिटू साहब। मैं शहजाद साहब से, शहजाद साहब ये जो मुज़ाकरात जो अभी फिलहाल तो तातुल का शिकार है, अभी तो DGMO उसके हद तक रब्ता हुआ है, उम्मीद करते हैं कि अमन मुज़ाकरात जो है वो उसी तसलसल से दोबारा शुरू होंगे जहां कभी कुछ साल पहले रुके थे। तो क्या उसमें जो पानी का मुमकिन मसला है इस बहरान का, ये सिंतास मुआहदा अगर ये हल नहीं होता तो आपको लगता है कि ये बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाव चल रहा है, अगर भारत उस पर नहीं आता? तो देखें, भारत उस पर नहीं आता तो हमने तो पहले ही वाज़ेह कर दिया था, हमारी असम्बली में भी ये बात हो चुकी है, उसमें तमाम अपोजिशन की और हुकूमती जमातों का एक तरफा जो है मुतहदा मौक़िफ़ यही था और हमारे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी यही मौक़िफ़ था कि अगर सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया जाता है तो इसको एट द वार समझा जाएगा और उन्होंने वो कर दिखाया। और जो पाकिस्तान के साथ हमारे ज़राए ने जो बात की है, देखें जो इस वक्त सीज़ फायर हुआ है उसमें भारत ने जो पाकिस्तान के साथ चीज़ें डिस्कस की हैं और वो पाँव में पड़ा है, उसने एक तो ये पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि एक तो जितना हमारा मिलिट्री का नुकसान हुआ है, जितनी भी डैमेजेस हुई हैं और जितनी भी लाशें गिरी हैं वो पाकिस्तान अपने मीडिया पे नहीं बताएगा, ठीक है जी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो भी हमारी इक्तसादी तौर के ऊपर वो तकरीबन $80 बिलियन का तो वो सिर्फ इक्तसादी तौर पे हुआ है, जो उसको स्टॉक मार्केट की से हुआ है वो तो चलो वो पब्लिश उन्होंने कर दिया, लेकिन जो मिलिट्री का और दीगर जो उनके एयरबेस वगैरह उड़ाई हैं उसका उन्होंने कहा कि ना करें। बाकी देखें जो जहाँ तक ये पानी की बात है तो पानी की बात में ये श्योरिटी दी गई है, पाकिस्तान ने श्योरिटी मांगी है USA से कि इसमें आप हमारा ये सिंतास मुआहदा जो है वो बहाल करवाएंगे, नहीं तो बाय हुक एंड क्रुक हम इसको लेंगे दोबारा। नंबर 2, कश्मीर का जो मसला है उसको UNO की जो करारदाद है उसके ज़रिए इसको हल करवाएं, नहीं तो ये कशीदगी मज़ीद आगे बढ़ेगी। तो ये इस चीज़ की जो हमारे ज़राए के मुताबिक है कि इस चीज़ की श्योरिटी दी गई है, इस चीज़ में सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हुआ है, उन्होंने भी बात की है कि जी ये सारा जो मामला है, और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा जो आए थे उन्होंने भी इस सिलसिले में भारत में बात की है। तो ये उसका बहाल करना उसके लिए लाजम हो जाता है, वरना चीन ने ये वाज़ेह कर दिया था कि अगर ये सिंतास मुआहदा पाकिस्तान के साथ मुअत्तल करते हैं तो भारत और चीन की सरहद पे वाक़ है लद्दाख, और लद्दाख के ऊपर चीन ने ये कहा था कि मैं यहाँ से डैम बंद कर दूंगा और तिब्बत से वो पानी जो भारत को जाता है वो बंद कर दिया जाएगा, तो जिस भारत को पानी बंद हो जाएगी। और पाकिस्तान ने इस दफ़ा भी उनको वाज़ेह किया है, जो पाकिस्तान के और भारत के बॉर्डर पे जो इसने 2 डैम बना के पानी को रोकने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने वो भी वाज़ेह कर दिया अगर इस दफ़ा नहीं इसने इस पानी को बहाल करता तो हम वो डैम उड़ा देंगे। और वैसे भी मौसमियाती जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज है उसके हवाले से भी अगर जाएँ तो भारत ये पानी वैसे ही स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। इसको स्टॉप करते करते भी उसको तकरीबन 4 साल 5 साल लग जाएंगे, और मेरे ख्याल में ये इतना टाइम बहुत है हमारी आंखें खोलने के लिए भी कि हम अपने पानी की स्टोरेज के लिए डैम्स बनाएं। कालाबाग डैम जो है ये वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ के लोगों को साथ लेकर बैठें, उनसे बातचीत करें ताकि ये ऐसी जो पानी वाली मोहताजी है ये भी ख़त्म हो जाए, और जो इजाफी पानी भारत से पाकिस्तान को तबाह करने के लिए भी छोड़ा जाता है। देखें भारत के पास एक ही चीज़ है, या वो पानी रोक दे तब भी वो बदमाशी करता है, पानी छोड़ दे तब भी वो बदमाशी करता है। तो हमारे लिए जो दोनों चीज़ें हैं वो इस वक्त अफोर्डेबल नहीं है, पानी बंद हो तब भी इशू हमारे लिए बन सकता है, तो हमें से ज़्यादा छोड़ना भी हमारे लिए एग्जैक्टली इक़्तिसादी तौर पर ठीक नहीं है। शिला साहब मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ। मंडल साहब, अगर ये चले हम मान लेते हैं कि अमन मुज़ाकरात होते हैं और भारत जो है सिंतास मुआहदे को बहाल करता है, लेकिन कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि शायद आप वो पुरानी रूह के मुताबिक इसे बहाल ना करे, भारत उसमें कुछ मज़ीद शराइत
ایڈ کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرانے معاہدے پر ہی قائم رہنا چاہیے یا اس کی نئی شرائط کے ساتھ بھی ہم اسے مان لیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سنہری موقع ہے پاکستان کے ساتھ کہ جب نریندر مودی اس کی حکومت اور بھارت کی اوقات جو ہے نا 4 گھنٹوں میں سامنے آ گئی. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو یہاں ایک لیڈرشپ کی جو ہے نا وہ مہارت دیکھی جائے گی کہ یہ ٹیبل ٹاک کیسی کرتے ہیں, کس پوائنٹ کے اوپر لا کر اس کو جو ہے نا وہ کھڑا کرتے ہیں. اور جو ہماری گورنمنٹ ایک اعلان کر چکی ہے کہ اگر سندھ طاس معاہدہ معطل رہا تو یہ اعلان جنگ ہے. تو پھر اس جب اعلان جنگ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ معطل رہے گا, تو پھر یہاں سے یہی بات رہنی چاہیے کہ یہ جنگ جاری ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک سندھ طاس معاہدہ اپنی اصل روح کے مطابق جو ہے نا وہ بحال نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا خطرناک جو ہے نا وہ کام ہے کہ جس سے ہماری پوری معیشت, یعنی کہ آپ کے ساتھ یہ سمجھو ایک آبی وار ہے. پھر جیسے اس نے ایک بہت بڑے جنگی جرائم کیے, انٹرنیشنل بارڈر کی اس نے وائلیشن کی, سویلین آبادی کے اوپر اس نے میزائلوں سے حملے کیے, جو شہادتیں ہوئیں, مساجد کو شہید کیا گیا. یعنی کہ یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں کیا جو انٹرنیشنل وار کے جو قوانین ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس کٹیڑے کے اس نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ باقی باتیں بھی پیچھے رہ گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو حساب کتاب برابر کرنے کے جو ہے نا دن ہے, تو بالکل عوام کا جو ٹیمپو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے, مسلح افواج باری تیار ہے, پوری عوام پاکستان تیار ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی شہادتیں دیکھو نا, آج ایک ظلم اس کا ظلم نہیں ہے جی سامنے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت کتنی شہادتیں دی تھی, کتنی قربانیاں پاکستان نے دی تھی. یہی بھارت تھا 1971 میں جب پاکستان 2 لاکھ ہوا, تو اس وقت جو مکتی بانی انہوں نے بنائی اور تسلیم کیا, اعتراف جرم کیا, تو میرا خیال ہے کہ وہ حساب کیسے لینا ہے, اسی سے لینا ہے. پھر ہماری شارگ کشمیر اس کے شکنجے میں ہے, قبضے میں ہے. پھر اس نے اس کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے 370 اور 35A کو اس نے جو ہے وہ ریویو کر کے ختم کر کے وہ اس کی جو ہے وہ ختم ہی کر دیا, ضم کر لیا. میرا خیال ہے کہ وہ بدلہ اس سے لینا ہے. پھر 80-90 ہزار لوگ جنہوں نے دہشت گردی کی نظر ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے, اور تمام دہشت گردی جتنی بھی ہے وہ بھارت سے جو ہے یہاں ہوتی تھی. کہ یعنی کہ اتنا غم و غصہ عوام کے اندر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سنہری موقع دیا تھا کہ جیسے بھی اس کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھی, امریکہ, برطانیہ, جو ان کے بڑے فادر اینڈ لا پتہ نہیں کیا کیا, تو وہاں تک گئی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان باتوں کو نہیں دیکھنا کہ کون امریکہ ہے, کون برطانیہ ہے, کون سعودیہ, کون دوسرا ہے. آپ نے اپنے ایجنڈاز کے اوپر ڈٹ کے رہنا ہے. اللہ کی مدد دیکھو ان کے ساتھ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم, کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. والا ان کفرتم ان عذابی لا شدید, اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اکوپمنٹ کے ساتھ بہترین فوج دی ہے. عوام و ناس کے ساتھ جذبے والی عوام یہ کہاں سے ملے گی؟ اس کے تو 4 گھنٹوں میں پورا بھارت, اس کی شکلیں دیکھیں, یہ اس کے جو اب بیٹھتے ہیں جو 2-3 یہ فضائیہ اور دوسرے افسر, ان کی شکلیں نہیں دیکھ رہے, کہ بات نہیں ان سے ہو پا رہی کہ ہم جواب کیا دیں, کہ دنیا کو ہم کیا بتا رہے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ جب تک سندھ طاس معاہدہ اصل روح اور جو اس کے ڈیم ہے اس کے اوپر, میرا خیال ہے یہ تو ہم پہلے بھی کہہ گئے تھے کہ بھائی ان ڈیمز کو تو بالکل میزائل مار کے تباہ کر دینا چاہیے. دیکھو پھر ہم نے تو اتنا جو ہے نا سسٹین کیا ہے کہ جو اس نے براموز میزائل جو ہے نا فائر کیے ہیں, تو اس کے مقابلے میں ہمارا تو بابر جاتا, غوری میزائل جاتا, پھر پتہ چلتا اس کو, پھر آپ دیکھتے کہ یہ کشمیر چھوڑ کے ویسے ہی بھاگ جاتا کہ خدا کا واسطہ یہ لے لو اپنا جو ہے نا پاکستان مکمل کرو, کہ ہماری تکمیل نہیں ہے اس کے بغیر. تو یہ وقت ہے, عوام جو ہے نا آپ کے ساتھ ہے, افواج پاکستان تھے. دیکھو جتنا جذبہ, یہی تو چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ بھائی آؤ میدان میں. کیوں کہ منزلیں جو ہے نا بہادروں کا استقبال کرتی ہیں, اور بزدل
बुज़दिलों को जो है ना वो रास्ते के खौफ मार देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बुज़दिल उसको पता चल गया कि कफ़ार में इतनी ताकत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है। अभी तो लीडरशिप है कि वो कहीं को मसलत का शिकार ना हो जाए, कोई किसी किस्म की कोई मसलत, कोई अमेरिका, कोई यूरोपीय यूनियन, किसी किस्म का नहीं है। आपका अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी वामो नास की खातर एक एक इंच उसकी हिफाजत, एक एक कतरा जो पानी है जो हमारे हिस्से का, जो सिंध तासमादे में, बिल्कुल उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज सही सही। मैं मांडला साहब आता हूँ दोबारा, ज़रा हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं अस्करी हुकाम ने, भारत के भी और पाकिस्तान के भी, तो उस पर थोड़ा आ जाएं कि भारतीय और पाकिस्तानी फौजी हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने बुनियादी बयानिए का फ़र्क क्या देखा है? क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ? आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इस हवाले से, जो अस्करी हुकाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उस हवाले से। काशिफ साहब देखें, एक तो बात ये कि अगर आप पाकिस्तानी फौजी हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो पाकिस्तान में जो जो नुकसान हुआ है, जहाँ जहाँ चीज़ें, वो भी उन्होंने एडमिट किए हैं। उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी मीडिया है और पाकिस्तानी अवाम, जैसे हमने उसका जिक्र किया था अगले प्रोग्राम में कि ये पूरी एक कौम थी, मतलब उन्होंने कोई चीज़ें छुपाई नहीं, हमें उनसे कोई सवाल नहीं करना पड़ा। उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल खुशहाल थे, वो बड़ी दिलेरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि उन्होंने जो जो अहदाफ हासिल किए, मुस्कुरा के। अगर आप भारत की तरफ से देखते हैं तो वो सिर्फ वजाहतें देते रहे कि ये भी नहीं बता सकते, वो भी नहीं बता सकते, क्या क्या नुकसान हुआ। सवालों के जवाब भी नहीं दिए उस तरह से, और सवालों के जवाब भी नहीं दिए। उसकी बुनियादी वजह ये कि उन्होंने अपनी आवाम को और अपने मीडिया को जो एक्सपेक्टेशंस दी थी, उनको जो उन्होंने पिक्चर दिखाई थी, जो सब हमने और फ़र्क देखा है कि हमने ओपन फॉर ऑल किया हॉल, कि आप जो मर्जी सवाल करें, जो सा मर्जी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी था, लोकल मीडिया भी था, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने पहली दफ़ा ओपन फॉर ऑल किया है। पहले हम देखते रहे कि उनका जो सेक्रेटरी खारजा थे वो आते थे, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान की नकल की और तीनों फोर्सेस के सरबराह बिठाए, और पहले उन्होंने कभी फोरम ओपन नहीं किया जर्नलिस्टों के लिए, पहली दफ़ा जर्नलिस्टों के लिए उन्होंने फोरम ओपन किया। और हमने देखा कि उन्होंने सवालात के फिर भी जवाब उस तरह से वो तसल्ली बख्श नहीं दे सके। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने वहाँ पर अपनी आवाम से इतना झूठ बोला था जो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मजबूरन उनको अपने जो आर्मी अफसरान थे उनको मीडिया के सामने बिठाना पड़ा, और मीडिया में उन्होंने वो लोग बुलाए जो उनके खासुल खास चहीते थे। उसके बावजूद भी उनके वो किसी सवाल का जवाब नहीं, क्वेश्चंस के भी आंसर नहीं, सॉफ्ट क्वेश्चंस के भी आंसर इसलिए नहीं दे पा रहे थे कि उनके पास कोई जवाब था नहीं। अब वो ये किस तरह से मानते कि राफेल पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, वो किस तरह से मानते कि S-400 पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, वो किस तरह से मानते कि उनका जो पठानकोट है वहाँ पर कोई ईंट भी सलामत नहीं बची। आपको पता है कि पूरे 10 से 15 मिनट तक पाकिस्तानी जहाज़ उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते रहे, इनके पठानकोट के ऊपर। अब ये कोई मान सकता है कि एक मुल्क का जहाज़ आपकी सरहद के अंदर आ जाए, आपके ऊपर 15-20 मिनट तक मुसलसल बमबारी करता रहे और आप उसको रिप्लाई ना कर पाओ? तो ये तो उनके पास मतलब किन किन चीज़ों का जवाब देते हैं। वो तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया इस पर परेशान है कि इंडिया के पास कोई वेपन्स हैं भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सिर्फ कोई गीदड़ बबकियां थी। अब इतनी वो बातें करते थे, खरबों रुपए का उनका बजट है। आपको पता है कि इनका जो विक्रांत था वो जो करीब लाए थे, जब पाकिस्तान अभी तक जवाब नहीं दे रहा था तो पाकिस्तान के करीब लाए थे, तो उसके बारे में क्या कहा कि जी 10 से 12 जहाज़ उठा सकते हैं। अब 10 से 12 जहाज़ उठाने के लिए एक उन्होंने ऐसा बड़ा किस्म का जो ना सफ़ेद हाथी पाला है जो इंडिया के गले पड़ा हुआ है। मोदी के पास उसकी वजाहत देने के लिए कुछ नहीं है कि आपने एटमी असासा है, आपका जंगी असासा है। मेरे पास साहब जरा टाइम की कमी है, शायद साहब बड़ा क्विक आंसर आपसे चाहिए। भारतीय जो अस्करी हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो पाकिस्तानी हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अस्करी हुकाम ने, दोनों में बॉडी लैंग्वेज का क्या फ़र्क था? बहुत ज़्यादा फ़र्क था जी। हमारी 2 टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे जो तर्जमान थे ISPR के, उन्होंने 2 चीज़ें बहुत वाज़ेह तौर पर बयान कर दी हैं। नंबर 1 कि हमने जो सालसी ममालिक बीच में पड़े हैं उन्होंने कहा कि सीज़ फायर करो, हमने सीज़ फायर कर दिया। एक उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई, साथ ही उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि अगर अब दोबारा भारत की तरफ से जारियत होगी तो हम इससे भी बड़ा मुंह तोड़ के जवाब देंगे। जबकि आप चले जाएं दूसरी तरफ भारत के पास, तो सैटेलाइट इमेजेस के साथ साबित किया एग्जैक्टली हमने। अब बात ये कि अब जो भारत की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके पास ना बॉडी है ना उनके पास लैंग्वेज है। देखें मसला ये है, उन्होंने
वो उनका राफेल त्यारा था, उसके ऊपर उन्होंने नींबू निचोड़ के उसका ओपनिंग की। हम तो छली के ऊपर नींबू निचोड़ के तो खाते हैं, तो हमने तो उसको छली तरह खा लिया। बात यह है कि उनके पास चूंकि वो अपनी आवाम को इतनी कहानियाँ सुना चुके हुए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो अल्लाह की मेहरबानी से हकीकत में कर नहीं सके, वो उसको फेस नहीं कर सके, इसलिए वो ना अपने सहाफ़ियों को जवाब दे सके, ना वहाँ पर वो ठहर सके, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ था नहीं। धोती उनकी खुल चुकी हुई थी और वही धोती उन्होंने बॉर्डर पर लटका के तो अमन की दरख्वास्त की। सही है, सही है। मानला साहब, आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा और सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि कंक्लूड कर दें इसको कि पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में जो है सफारती, अस्करी और माशी सतह पर क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए जी, हम तो इवाम की जो डिमांड्स हैं वो बताएंगे। हुकूमत पाकिस्तान 1971 का बदला ले, मकबूजा कश्मीर जो उसके कब्ज़े में है उसको छुड़ाए, और जो सिंध तास मुआहदा उसने सस्पेंड किया है, जो हमारे दरियाओं के ऊपर उसने डैम्स बनाए हैं, उन डैम्स को तबाह करे। मेरा ख्याल है कि इससे पीछे तो आप हट नहीं सकते। जब हट नहीं सकते तो मेरा ख्याल है जो उसके साथ जराना को बात करना मुनाफिक है, जो है झूठा है, मलाउन है। तो मेरा ख्याल सारी दुनिया को पता है कि ये जुल्म जो है ना, जबर, दहशत गर्दी, उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो इससे पीछे नहीं है। तो जब इस तरह के लोग हों सामने तो फिर उनके साथ यही तरीका इस्तेमाल करना। वो पहले हम कह सकते हैं, कह चुके हैं कि पूरी दुनिया में कोई बंदा बताए कि कश्मीर क्या जंग के बगैर आज़ाद होगा, मुज़ाकरात से होगा? कौन करा के देगा? कौन चाहेगा? कि अभी जब से उसने उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, वहाँ वो ला कर अपने आरएसएस गुंडों को जो है ना वो जगह दे रहे हैं। वहाँ उसकी जो मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की, उसको माइनॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2-4-5 साल के बाद वो मान जाता है कि हाँ ठीक है रेफरेंडम करा लें, तो रेफरेंडम में वहाँ मेजॉरिटी जो है ना वो हिंदू आरएसएस की हो चुकी होगी, तो फिर कहाँ जाएंगे? मेरा ख्याल एक एक वक्त लम्हा वो फिर जहाँ वो जुल्म करता है कश्मीरियों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, खवातीन के साथ, जो कितने रेप हो गए हैं, कितने मकानात जो है किसी के जला देता है, पकड़ देता है। और इस जुल्म को हमने रोकना है। अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है, अभी तो ताकत दुनिया ने भी देख ली है। ताकत होने के बावजूद अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर ये अल्लाह का अजाब उल्टा आएगा कि मैंने तो तमाम नेमतें आपको दी थी, तो आपको क्या हो गया? मैं तो कहता हूँ कि ये पूरी उम्मत मुसलमान के ये जितने बज़ल लीडर हैं, ये देखें फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो कत्ल गारत हो रही है, 60,000 जो है 7 अक्टूबर से लेकर आज तक जो है ना वो शहादतें हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, मानला साहब, यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम का वक्त, इसका हिसाब ये पूरी क़यादत उम्मत मुसलमान की के पास सारी ताकतें हैं, लेकिन उनके पास मानला साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे अब यहाँ पे क्लोज करना है। जो हमारे मेहमानों ने आज गुफ्तगू की उससे जो है जो तफसीली जायजा पेश किया उससे ये बात वाज़ेह होती है कि महज DGMOs के राब्ते या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ना वो काफ़ी नहीं है। असल जो सवाल है ना वो नीयत और पॉलिसी का है। और भारत के अंदरूनी सियासी हालात, ऑपरेशन सिंदूर के जो है वो उन्होंने वो नई जहत बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो, और सिंध तास मुआहदे की मतराज़ा सूरत हाल, ये सब एक बार फिर जनूबी एशिया का जो है अदम इस्तेहकाम की जानिब जो है वो धकेल सकते हैं मुमकिन तौर पर। और पाकिस्तान के लिए अब वक्त है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को जो है वाज़े करे और मजबूत और फ़ाल बनाए। और चाहे बात हो अस्करी हिकमत अमली की, सफारती जवाब की, या पानी जैसे हसास मसले पर जो है आलमी बरादरी को मुतवज्जा करने की फ़ैसला कुन इक़दामात की जो है अब ज़रूरत है। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।